अब ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपका पी ब्लॉक तो नहीं आ रहा है ना? नो सर अभी नहीं। ओके, कहाँ तक किए थे वैसे हम लोग? सर बायोमोलिक्यूल में थे। रिएक्ट ओके, बायोमोलिक्यूल्स तो हम लोग कर रहे थे। बायोमोलिक्यूल्स में कहाँ तक किए थे हम लोग? सर लास्ट ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया था वो ओपन वाला। अच्छा, मैंने ये करवा दिया था ना आपको, रिएक्शन विद ग्लूकोज। एक मिनट, होस्ट होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट। ओके, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद HI वगैरह करवा दिया था मैंने। नो सर। ओके, वेट अ मिनट। हाँ, हो गया। तो ये तो मैंने करा दिया था, कीटोज, एल्डोज, एल्डोज, ट्राइओज। यस सर। ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा। कभी सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए तो वेट करिएगा, लीव नहीं करिएगा, ठीक है? क्योंकि कभी कभी ज़्यादा हैंग हो जा रहा है। ठीक है, तो लिखिए, सबसे ओके। पहले हम लोग लिखेंगे रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद HI। ठीक है, HI के साथ रिएक्शन देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे HI के साथ जब रिएक्शन देखते हैं तो देखिए, जब HI के साथ हम हीट करते हैं बेसिकली, ठीक है, तो ये क्या दे देता है? ऑन हीटिंग with HI, glucose gives N-hexane, which indicate that glucose contain 6 carbon atom, 6 carbon six carbon atom which are attached attached in a straight chain, which are attached in a straight chain। तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन होगा कैसे बेसिकली। जब हमने ग्लूकोज देखा तो इसमें एक CHO ग्रुप होता है, उसके बाद CHOH का होल 4 होता है, 4 कार्बन यहाँ, एक ऊपर, और फिर नीचे एक अल्कोहल ग्रुप होता है CH2OH। और इसको जब हम लोग हीट करते हैं बेसिकली HI और डेल्टा, तो जो हमारे पास बनता है मेन प्रोडक्ट टाइप, वो बन जाता है आपका हेक्सेन CH3CH2 का होल 4 एंड देन CH3। ये होता है नॉर्मल हेक्सेन। तो एक एन हेक्सेन भी लिख सकते हैं इसमें बस यही सारी चीजें आती हैं अभिनव, रिएक्शंस। बड़े बड़े कंपाउंड के छोटे छोटे रिएक्शंस होंगे। अब देखिए, जो दूसरा रिएक्शन हम लोग लिखेंगे वो हो जाएगा रिएक्शन विद NH अमीन हाइड्रोक्सिल। ठीक है, अमीन के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोक्सिल अमीन और HC। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दूसरा
NH2OH और HCl। तो इसमें भी छोटा सा पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग कि ग्लूकोज react with हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है, उसका मतलब क्या होगा, हाइड्रोक्सिल अमीन क्या होगा, NH2OH टू फॉर्म ऑक्सीन, टू फॉर्म ऑक्सीन। ये ऑक्सीन, सियानोहाइड्रिन, इन सब के बारे में हमें कार्बोनिल कंपाउंड के बारे, कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़ना है। टू फॉर्म ऑक्सीन, ऑक्सीन क्या हो जाता है ये भी बता दूंगा मैं। वैसे डिटेल्स में जो है हमें कार्बोनिल कंपाउंड्स में पढ़ना है। ठीक है। एंड ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, HCN। वेट अ मिनट, HCN टू फॉर्म cyanohydrin, to form cyanohydrin। ठीक है। ये क्या इंडिकेट करता है, तो इट इंडिकेट्स दैट ग्लूकोज हैज कार्बोनिल ग्रुप। अभी कार्बोनिल ग्रुप कैसे है ये देख लेंगे। कार्बोनिल ग्रुप है बेसिकली कार्ब, जैसे कि मैंने बताया कि ये ऑक्सीन, साइनोहाइड्रिन और भी बहुत सारे हैं जिसको कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़ना है, वहीं ये रिएक्शन शो करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन आप देखेंगे, ठीक है, इसे लिख लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में मैं करता हूँ थोड़ा सा बड़ा रिएक्शन। सक्षम, सक्षम, हेलो हाँ सक्षम। हाँ, हम लोग यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं आपका। सर, मुझे ये पूछना था कि हम्म, आज क्लास कितने बजे रखेंगे आप? आप 8 बजे रख लेंगे क्लास, 8 से 9। सर आपने हाँ, आपने निष्कर्ष सर या फिर कोई और कोऑर्डिनेटर से बात किया था? हाँ सर, सर कह रहे थे कि क्लास में जाके उनसे एक बार पूछ लेना। अच्छा, कौन से सर से बात हुई थी? निष्कर्ष सर से। ओके, तो 8 बजे रख लेते हैं हम लोग, कोई सर इशू वो नहीं। ब्लॉक हो जाएगा 1 घंटे में? मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी इम्पोर्टेंट है सारा कवर करूं। ठीक है, कोशिश करूंगा कि थोड़ा और ज़्यादा देर पढ़ा दूं। सर शायद से फास्फोरस के कंपाउंड डिलीटेड है मेरे ख्याल से, क्योंकि टर्म 1 का सिलेबस दे रखा है ना, उसमें मेंशन नहीं करा था अच्छा, फास्फोरस देख एंड। तो फॉस्फोरस वाला लीव कर देंगे, और भी देख लीजिए अगर कुछ रिड्यूस्ड सिलेबस होगा वो बता दीजिएगा, उसके हिसाब से करा दूंगा मैं। ओके सर। सर और एक एक डाउट था। हाँ हाँ, तो उसी टाइम कवर अप कर लेंगे ना हम लोग, या अभी? ओके ओके हाँ, ओके। 8 बजे। ठीक। अभिनव, यस ये लिख लिया आपने? यस। चलिए, तो देखिए इसमें बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले हम NH2OH से रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, बनेगा उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा H। ये एल्डिहाइड ग्रुप तो रहता है, ये एल्डिहाइड भी तो क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। देन यहाँ पे आ जाएगा CHOH का होल 4, क्या आ जाएगा, CHOH का होल 4 आ जाएगा, एंड देन CH2OH, ये क्या है आपका, ग्लूकोज ही तो है। अब इसको रिएक्ट करा रहा हूँ सबसे पहले हाइड्रोक्सिल अमीन से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2N ले लेते हैं हम लोग, H2NNOH। एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे जब रिएक्शन इनको कराते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये जो H2 है, ठीक है, ये H2 यहाँ से निकलता है और O यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, दोनों पार्ट H2O बन के निकल जाएगा, ये N डायरेक्ट यहाँ पे जाके लग जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड, ठीक है, N और OH। ठीक है, और यहाँ पे एक H तो था ही, और फिर ये सीधे सीधे नीचे हो जाएगा CHOH का होल 4,
एंड देन नीचे क्या आ जाएगा CH2OH, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका नाम लिखते रहिएगा साथ साथ में। ये क्या है आपका ऑक्सीम है, ठीक है। ये क्या है आपका हाइड्रोक्सिल अमीन है, ठीक है। ये क्या है हाइड्रोक्सिल अमीन। फिर ये क्या है आपका ग्लूकोज है। तो ये हाइड्रोक्सिल अमीन से ये वाला रिएक्शन होगा, ठीक है, ध्यान से लिखिएगा। इसके बाद हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड से ये वाला रिएक्शन दिखाएंगे। वेरी गुड। तो ये हो गया आपका सबसे पहले ऑक्सीम वाला फॉर्मेशन। अब साइनोहाइड्रिन वाला देखते हैं। तो सिंपल है, ये भी C डबल बॉन्ड O ले लेंगे, H ले लेंगे कार्बोनिल कंपाउंड से, ठीक है, CH। और ये क्या हो जाएगा OH का होल 4 हो जाएगा, तो 5 कार्बन हो गया, और नीचे आ जाएगा एक CH2OH, तो ये 6 कार्बन हो गया, ठीक है। साइनोहाइड्रिन से जब रिएक्ट कराएंगे हम लोग तो ये कैसा होगा, कुछ HCN होगा, जिसमें पता है कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे आएगा डेल्टा N और इस पे क्या आएगा डेल्टा प्लस आएगा ना, ठीक है। सिंपल। फिर ऑक्सीजन का देखेंगे आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आएगा और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। अब नेगेटिव वाला पार्ट किस पे जाएगा, पॉजिटिव वाला, और पॉजिटिव वाला पार्ट किस पे जाएगा, नेगेटिव वाले पे जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा सीधे सीधे C, सिंगल बॉन्ड CN आ जाएगा, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा, ठीक है। एंड देन हाइड्रोजन तो था ऑलरेडी, और फिर नीचे वाला पार्ट जैसा था CHOH का होल 4, तो ये CHOH का होल 4 कर देंगे। एंड देन यहाँ पे आ जाएगा CH2OH, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका साइनोहाइड्रेट। बहुत आसान है, ठीक है। ये हाइड्रोजन साइनाइड है। एंड देन ये क्या है आपका ग्लूकोज। अलग अलग चीजों से रिएक्ट करके देखते हैं, बहुत आसान चैप्टर है। रिएक्शंस ध्यान में रखिएगा, क्या बनता है, कैसे बनता है, इस पे फोकस करिए। तो ये आपका यहाँ तक हो गया साइनोहाइड्रिन और ऑक्सीजन की बात कर ली हम लोग। तो अब रिएक्शन विद ब्रोमीन करेंगे। तो रिएक्शन विद Br2 लिखते हैं। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, अगर आज नहीं हुआ तो जरा सा बचेगा, कल हो जाएगा। Br2 वाटर, ठीक है। ये जो Br2 वाटर बेसिकली यूज करते हैं यहाँ पे, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक बात बताइए, अल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बनता है, वी नो। सर क्या क्वेश्चन? अल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बनता है, सर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है अगर प्राइमरी को कार्बोक्सिलिक, करते। कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल को डायरेक्ट ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। पहले तो वो बनता है एल्डिहाइड, हाँ उसके बाद यस। क्या बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लिया तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज इनटू ग्लूकोनिक एसिड ऑन रिएक्शन विथ mild oxidizing agent, mild oxidizing agent Br2 water. It indicates that carboxylic group present in glucose, carbonyl group, sorry, carbonyl group present in ग्लूकोज, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप को ही ऑक्सीडाइज करके हम क्या बना सकते हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं या ग्लूकोनिक एसिड बना सकते हैं इन एल्डिहाइड,
ठीक है, अब यहाँ पे देख लेंगे सीधे सीधे इसको Br2 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा CHO, और ये क्या हो जाएगा CHOH का होल 4, एंड देन ये क्या हो जाएगा CH2OH हो जाएगा ग्लूकोज। इसको डाल देंगे हम लोग Br2 वाटर में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH, एंड देन ये आ जाएगा CHOH, एंड देन आ जाएगा आपका CH2OH। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये ग्लूकोनिक एसिड, और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड भी दिख रहा होगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये भी कार्बोनिल ग्रुप ऑक्सीडाइज कर देता है। बेसिकली एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है, आपको पता है। डन। चलिए, अब यहाँ बात करते हैं ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन बाय ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। उससे पहले पॉइंट लिख देता हूँ मैं, ग्लूकोज एंड ग्लूकोनिक एसिड get oxidized by strong oxidizing agent, by strong oxidizing agent HNO3 to form सैक्रिक एसिड या फिर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक जिसे हम क्या कहते हैं सैक्रिक एसिड। तो एक बात बताइए, अगर हम एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कराते हैं तो वो सीधे सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और OH को भी अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो भी वो किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में ही तो कन्वर्ट होगा। यस। तो इसी का रिएक्शन लिख देंगे हम लोग सीधे सीधे, ये CHO है और ये CH2OH का होल 4 है, एंड देन यहाँ पे क्या आपके पास CH2OH है। ठीक है, इसको हमने क्या यूज किया, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये वाला भी क्या होगा, एल्डिहाइड वाला पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ये CHOH का होल 4 रहेगा, और फिर नीचे क्या आ जाएगा, अल्कोहल वाला पार्ट भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो गया। इसी को कहते हैं हम लोग सैकरिक एसिड। क्या कहते हैं, सैकरिक एसिड, या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हैं, सैकर एसिड। अब यहाँ देख लीजिए, जैसे इसकी बात हो रही थी कि ग्लूकोनिक एसिड, तो ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मूला अभी आपने क्या देखा कि COOH होता है, फिर नीचे क्या होता है CH2OH का होल 4 होता है, एंड CHOH का होल 4, CHOH का होल 4। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है CH2OH होता है, क्या होता है CH2OH। अब इसको भी जब हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में यूज करेंगे, सॉरी HNO3 में, तो आपको दिख रहा है ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ही, ये वाला क्या हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ग्लूकोनिक एसिड से सैक्रिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, और ये ग्लूकोज से सैक्रिक एसिड में कन्वर्ट कर लिया जब भी हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है। डन। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या है, यहाँ पे जब बात करते हैं हम लोग तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसरल
स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड की जब बात करते हैं हम लोग तो यहाँ पे आता है अपने पास ये OH, ये H आ जाएगा, ये ग्लाइसरल्डिहाइड है, और ये CHO, और ये है आपके पास CH2OH। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, एक ग्लाइसर, ये होता है प्लस ग्लाइसरल डिहाइड, प्लस ग्लाइसरल डिहाइड, जिसमें क्या होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और मैंने आपसे बताया था डेक्स्ट्रो रोटेटरी में प्लस साइन आता है। और इसी को अगर हम देखेंगे यहाँ पे CHO, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, और ये क्या हो जाएगा C, और ये H हो गया, और राइट लेफ्ट हैंड साइड पे OH आ गया, और ये CH2OH, ये तो सीधा था, तो ये माइनस ग्लाइसेरल डिहाइड होगा, माइनस ग्लाइसेरल डिहाइड, इसको कहते हैं हम लोग लीवोरोटेटरी। डन। डन। देखिए अपने पास बहुत सारे छोटे छोटे टर्म आते हैं, जैसे डी कॉन्फ़िगरेशन, एल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, डी कॉन्फ़िगरेशन जो होता है आपका, ठीक है, जिसमें आपका ग्लाइसरल डिहाइड से ही बेसिकली हम क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं। तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इसको हम लोग कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which can be chemically correlate with plus glyceraldehyde, ग्लाइसरल्डिहाइड के साथ कोरिलेट किया जा सके, आर said to have D configuration, D configuration। ठीक है, तो इससे लिख लीजिएगा एज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखेंगे हम लोग CHO, और ये क्या हो जाएगा COH एंड देन H, ये CH एंड देन OH, देन फिर से क्या हो जाएगा COH राइट हैंड साइड पे, H लेफ्ट हैंड साइड पे, तो कितने 3 हो गए। फिर से यहाँ पे आ जाएगा चौथा COH राइट हैंड साइड पे, और ये लेफ्ट हैंड साइड पे, और नीचे क्या है CH2OH है, CH2OH। इसका नाम जो होता है बेसिकली ये होता है D, और ये प्लस में ग्लूकोज होता है। ठीक है, इसको रिलेट ग्लाइसरल डिहाइड से करना है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि COH, और ये क्या हो गया H हो गया, और ये क्या हो गया CHO, और नीचे क्या है CH2OH। ये भी क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस D प्लस ग्लाइसरल डिहाइड। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो इससे कंपेयर कर सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है OH, ये राइट हैंड साइड पे आ रहा है, और ये वाला पार्ट, तो इससे हमने देख लिया ग्लाइसरल्डिहाइड में ये प्लस वाला है, तो इसलिए ऐसा हो गया। हो गया, लिखिए। यस। चलिए स्लाइड चेंज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम जब बात करते हैं एल कॉन्फ़िगरेशन का, फिर इसको भी उसी से करेंगे, एल कॉन्फ़िगरेशन। एल कॉन्फ़िगरेशन को भी डिफाइन कर लेते हैं, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स with all organic compounds which can be chemically
which can be chemically कोरिलेट का स्पेलिंग बताइए जरा, मैंने पीछे वाला गलत लिखा था। कोरिलेटेड, कोरिलेट, कोरिलेट विथ माइनस ग्लाइसरल डिहाइड are said to have L configuration। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे H है, इधर OH है, और इधर CHO है, और इधर है आपके पास CH2OH। तो ये बेसिकली जो होता है आपका, ये होता है माइनस ग्लाइसेरल डिहाइड लिवो रोटेटरी। ठीक है, L कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके रिस्पेक्ट में किसी और को देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया ये वाला, ये H दे दिया और यहाँ COOH, तो यहाँ पे देखेंगे ये H राइट और ये H राइट, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा या L आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा L। ठीक है, इसका नाम होता है अल्फा अमीनो एसिड, L कॉन्फ़िगरेशन आ गया। ठीक है, या L अल्फा, इसका कॉमन नेम ग्लाइसिन भी लिख देते हैं, इसलिए इसे लिख लीजिएगा। साइक्लिक स्टेट ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बता दिया था मैंने आपको। यस सर, डन। और फ्रुक्टोज का भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बता दिया था। यस सर। ओके, स्लाइड चेंज करें। यस। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग अमीनो एसिड की। तो यहाँ पे बात आती है सबसे पहले अमीनो एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अमीनो एसिड की जब बात करेंगे तो अमीनो का मतलब क्या हो गया, अमीन ग्रुप। ठीक है, एक मिनट। अमीनो एसिड की बात करेंगे अमीनो, तो यहाँ पे अमीन ग्रुप आ जाएगा। एसिड की बात करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C+O OH, और ये वाला वैलेंसी फ्री रहेगा, लाइक इसमें भी वैलेंसी ये फ्री रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अमीनो एसिड्स की बात होती है जब, तो अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक, कुछ पॉइंट्स ऐसे लिख लेते हैं, कंपाउंड्स which contain अमीनो ग्रुप जिसमें NH2 हो, एंड कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे कौन सा चाहिए अमीनो, COOH। इससे लिख लीजिए। फिर हम क्लासिफिकेशन करेंगे अमीनो एसिड्स का ऑन द बेसिस ऑफ
अभिनव? यस सॉरी, ये पता नहीं अचानक से वो ब्लैंक हो गया, बोला योर सिस्टम इज दिस एंड दैट। 2 बार से हो रहा है आज, कैसे भी इसको सही करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो यस हम लोग कहाँ तक किए थे हम लोग? सर, रिएक्शंस कर रहे थे। ओके, 2 बार रीस्टार्ट करना पड़ा, एक बार खुला फिर भी नहीं चला। अभी रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर भी कर लिया हम लोगों ने। यस फिर से स्ट्रक्चर कर लिया, एल और डी कॉन्फ़िगरेशन। यस ठीक है, और उसके बाद ये अमीनो एसिड्स वगैरह शुरू किया था हमने। 1 मिनट रुक जाइए, मैं धीरे से वीडियो ऑन करता हूँ क्योंकि उसमें प्रॉब्लम आ रही। कल सक्षम की भी क्लास ले रहा था तो यही दिक्कत आ गई थी। हुआ, मैं दिख रहा हूँ आपको? यस सर। चलो, तो अमीनो एसिड्स में 2 पॉइंट लिखवा दिया था मैंने, या एक ही पॉइंट लिखवाया था? अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन्स अमीनो ग्रुप एंड कार्बोनिल ग्रुप COOH, ये करवा दिया था ना मैंने? यस सर। ठीक है, अब देखिए अपने पास यहाँ पे क्या आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। जब क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो इसको बेसिकली रिलेटिव पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप के बेस पे हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ relative position of amino group। अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप का मतलब अमीन ग्रुप ही है, NH2 की बात हो रही है कि किस पोजीशन पे है, अल्फा अमीनो है, बीटा अमीनो है, गामा अमीनो है, बहुत आसान होता है। एंड कार्बोनिल ग्रुप, एंड कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब वही हो गया C डबल बॉन्ड OOH, और ये बॉन्ड फ्री रहेगा। तो बेसिकली देखिए, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में देखें हम लोग, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन अल्फा होगा, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन बीटा होगा, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन गामा होगा, इसके बस जस्ट बगल वाला कार्बन क्या होगा, डेल्टा होगा। ठीक है, ये बॉन्ड नहीं है जो मैंने ये लिखाया है, ये बॉन्ड नहीं है। तो बस कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन से डायरेक्टली जो कार्बन अटैच्ड होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, बीटा कार्बन कहते हैं, गामा कार्बन कहते हैं, डेल्टा कार्बन कहते हैं। क्लियर है? तो जस्ट सपोज अपने को एक दे रखा आपका H2N, ध्यान से देखिएगा और इसका जवाब दीजिएगा आप। C डबल बॉन्ड OH है, तो बताइए अल्फा, अल्फा एसिड है, अल्फा अमीनो एसिड है या बीटा अमीनो एसिड है? अगर मैं इस कंपाउंड के बारे में आपसे पूछूं, तो देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ अमीनो, तो इस यस बगल वाला क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, अल्फा। तो ये अल्फा अमीनो एसिड हो जाएंगे। यस ठीक है, 1 मिनट फिर से। तो इसके नीचे लिख लीजिएगा अल्फा अमीनो एसिड विच इज ऑल्सो नोन एज ग्लाइसिन। अल्फा अमीनो एसिड, बहुत आसान, जिसको क्या कहते हैं, ग्लाइसिन कहते हैं। ऐसे बीटा अमीनो एसिड का इधर एग्जांपल दे देता हूं मैं, H2NCH2, ठीक है, फिर CH2 एंड देन C डबल बॉन्ड OH। तो क्या ये बीटा अमीनो एसिड नहीं हो जाएगा? समझ के लिखिएगा इसे। ऐसे 2-3 एग्जांपल गामा और डेल्टा तक पहुंचा देते हैं, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू भी कर लेंगे।
आंसर। गुड, ठीक है। अब देखिए, अपने को जो बात करना है, दूसरा ये बात करना है, यहाँ पे अल्फा बीटा का एग्जांपल दे दिया, अगर गामा का एग्जांपल देने चले हम लोग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा NH2, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा CH2, फिर एक CH2 एंड देन CH2 एक और उसके बाद आपका लगा रहेगा C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तभी तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद ये क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, गामा हो जाएगा। तो क्या ये गामा अमीनो एसिड नहीं हो जाएगा? ठीक है। ऐसे ही दूसरे का एग्जाम्पल देना चाहें हम लोग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास NH2 और यहाँ पे आ जाएगा CH2 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 CH2, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा एंड देन ये डेल्टा, तो ये डेल्टा अमीनो एसिड हो जाएगा अभिनव? यस सर। चलिए, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, अमीनो एसिड, इन्हें लिख लीजिए। सर मल्टीपल भी तो जुड़ सकते हैं। हाँ, मल्टीपल भी जुड़ सकते हैं, अब उसके रिस्पेक्ट में देख लेंगे हम लोग, उसका भी देखेंगे हम क्या होता है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू, ये भी लिख लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू बस यही चीज है, ठीक है। एक बात बताइए, अगर आपका अमीन क्या है, एसिड है या बेस है? अमीन क्या है अभिनव? सर बेस बेस है। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? एसिड। एसिड है, ठीक है। अब देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एसिड और बेस की बात हुई हमारे पास, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप ज्यादा होगा तो वो एसिड होगा, और अगर नंबर ऑफ NH2 ग्रुप ज्यादा होगा तो वो बेसिक होगा, और दोनों का नंबर सेम होगा, ठीक है, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा एक तरीके से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ pH वैल्यूज, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ NH2 जो होगा इक्वल्स टू नंबर ऑफ C डबल OH होगा, तो इसे हम लोग कहेंगे न्यूट्रल। क्या कहेंगे? न्यूट्रल। अगर इन केस आपका नंबर ऑफ NH2 जो है ग्रेटर देन नंबर ऑफ C डबल OH है, ठीक है, तो उसे कहेंगे हम लोग बेसिक, बेसिक अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स, इसे कहेंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। और फिर थर्ड आ जाएगा अपने पास नंबर ऑफ NH2 लेस देन नंबर ऑफ C डबल बॉन्ड OH। वेट अ मिनट, ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C डबल OH, तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक अमीनो एसिड। क्लियर है? इसे लिख लीजिए जरा। क्लियर। वेरी गुड। एक मिनट, यहां तक कर लिया आपने? यस। अब टॉपिक डालेंगे। अब जो क्लासिफिकेशन हुआ अपना, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट्स भी इसको क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। सबसे पहला आ जाता है अपने पास कि इसेंशियल अमीनो एसिड्स,
तो ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, इसको डिफाइन कर देते हैं अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि दोज अमीनो एसिड्स which cannot be synthesized in our body which cannot be synthesized in our body, these must be present in our diet. उसे कहते हैं हम essential amino acid. If these are absent in our diet for a long time, it may lead to deficiency disease. ठीक है, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप लोग। ये एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हैं, वैलिन है, ठीक है, फिनाइल एलानीन है, फिनाइल एलानीन, ठीक है। और भी होते हैं जैसे ट्राइप्टोफेन है, ट्राइप्टोफेन, ये सारे एसिड, इससे लिख लीजिए। जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते उसे इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं, और जो बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं उसे नॉन एसेंशियल कहते हैं। सर नॉन सिंथेसाइज वाले एसेंशियल होते हैं। हाँ, वो तो मिल जाता है ना, नॉन एसेंशियल वाले सिंथेसाइज होते हैं, हाँ सिंथेसिस होता है, ठीक है। नाम है बस, यस, लिख के बताइएगा हो जाता। डन सर। आपके एमसीक्यूज आने वाले हैं क्या? यस सर, फर्स्ट टर्म तो एमसीक्यू ही। अच्छा, तो उसमें जितना ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं आप एग्जाम्पलर से, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज हो रहे हैं तो आप 100% भी स्कोर कर सकते हैं, यस ठीक है। आप में उतनी कैपेबिलिटी है, थोड़ा सा मेहनत करिए, पूरा एग्जाम्पलर कर लीजिएगा। एग्जाम्पलर है आपके पास एनसीईआरटी वाली? नो सर। पीडीएफ भी नहीं है, या तो ले लीजिए। हाँ सर, पीडीएफ है। मैं सर एक मेरे पास P- क्वेश्चन बैंक है, मैं उससे ही लगाता रहता हूँ। हाँ वो तो बात सही, लेकिन ये जो आपके एग्जाम्पलर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके सर। ठीक है। वहाँ से अगर मतलब आपको इसमें स्कोर करना है, और नीट वगैरह और जेई मेंस वगैरह में भी काफ़ी क्वेश्चन सिमिलर आते हैं, तो क्वेश्चंस इंसान जितना करे कम ही है, अगर कम्पिटिटिव के लिए, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं आप तो मैं सजेस्ट करूँगा उसको करके जाइएगा प्लीज़, ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं होते हैं। तो नॉन एसेंशियल की बात करते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, so these are not required from outside, डाइट वगैरह से नहीं लेना पड़ता, ये इजीली मिल जाता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप ग्लाइसिन को, एलानीन को,
और साइस्टीन को। डन। गुड। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख लीजिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि अल्फा अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के अलावा सारे के सारे क्या होते हैं एक्टिव होते हैं। ठीक है, ये यस। पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम प्रोटीन की स्टार्ट करेंगे। ग्लाइसिन के बारे में एक और पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग कि ग्लाइसिन जो होता है बेसिकली इज स्वीट इन टेस्ट। एक और पॉइंट ट्राइजीन के बारे में लिख सकते हैं, ट्रायोजीन सीन। ये जो होता है आपका बेसिकली इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम चीज। सर ऑप्टिकली एक्टिव मतलब तो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देना। हाँ हाँ यस। एग्जैक्टली। डन। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अब देखिए अपने पास बात आएगी प्रोटीन की। तो ये जो प्रोटीन होता है इसमें हम बेसिकली पढ़ते हैं पेप्टाइड लिंकेज और अमाइड बॉन्ड। पेप्टाइड लिंकेज कह लीजिए या फिर अमाइड बॉन्ड। ये होता कैसे, सी डबल बॉन्ड ओ और फिर एन और एक एच, इसका जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डिफाइन कर लेते हैं थोड़ा सा कि द अमाइड लिंकेज और पेप्टाइड लिंकेज joins अल्फा अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल में देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा NH सी एच सी डबल बॉन्ड OH और ये रहेगा आपके पास H। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये ग्लाइसिन है बेसिकली जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया है। ये H और यहाँ आ जाएगा CH3 और ये C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये एलानीन है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ से ये वाला पार्ट निकलेगा और यहाँ से ये वाला पार्ट निकल जाएगा। ठीक है, और ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये ग्लाइसिन हो गया और ये एलानीन। तो इन दोनों को मिला के यहाँ पे बनेगा आपका डाइपेप्टाइड। अब ये देखिए डाइपेप्टाइड कैसे बनेगा, ये NHH था यहाँ लगा दिया, ये CH था यहाँ लगा दिया और ये लगा दिया H और यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड देन N और देन H और उसके बाद आ जाएगा आपके पास CH इधर और CH3 इसके नीचे था एंड देन C डबल बॉन्ड OH। तो यही होता है आपका डाइपेप्टाइड लिंकेज। अगर दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं आप, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड। ठीक है, तो इसे हम कह देंगे डाइपेप्टाइड और इसको लिखते हैं GLY ALA। एलानीन के लिए ALA और GLY ग्लाइसिन के लिए। तो यहाँ पे डेफिनेशन ही डेफिनेशन है
अब पॉलीपेप्टाइड की बात कर लेते हैं। पॉलीपेप्टाइड डिफाइन कर लेंगे। पॉली का मतलब क्या हो गया, मेनी हो गया। अब यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड की जब बात करते हैं हम लोग, तो हमारे पास देखिए क्या आता है। इट इज द चेन ऑफ अल्फा अमीनो acids in which alpha amino acids are attached by peptide bond या फिर पेप्टाइड लिंकेज या फिर अमाइड बॉन्ड कहते थे, अमाइड बॉन्ड। इसका अगर जनरल फार्मूला लिखें हम लोग तो ऐसे लिख सकते हैं कि सी डबल बॉन्ड हो, इधर से रिपीट होते रहता है और इधर से रिपीट होते रहता है, बार बार रिपीट होगा। ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड पॉलीपेप्टाइड हो जाएगा। डन। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली क्लासिफाई करेंगे हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन on the basis of शेप। शेप के बेस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो सबसे पहला आ जाएगा आपके पास फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा आ जाएगा आपके पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन तो बेसिकली फाइब्रस प्रोटीन में क्या होता है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है, और वो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर दे देता है, तो उसी को हम फाइब्रस बॉन्ड कहते हैं। तो इसके पॉइंट्स डिफ्रेंशिएट करके लिखते जाएंगे हम लोग। यहाँ पे लिख सकते हैं कि व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन्स run parallel and held by hydrogen bond and disulfide bond and form cylindrical fiber like structure, then protein is classified। इसको ऐसे पॉइंट लेके लिखते जाइए, classified as fibrous, classified as fibrous protein। fibrous protein ये सिलिंड्रिकल शेप का होता है। अब ये किस टाइप का शेप बनाएगा, बहुत सारे पैरेलल जब कंबाइन होंगे नीचे भी इसी टाइप से बना लेगा, ऐसे पैरेलल पैरेलल बनते जाएगा और ये एक दूसरे से ज्वाइन कर दीजिएगा, ये सिलिंड्रिकल शेप का हो जाता है। इसे कहते हैं हम फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, जबकि यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, तो ये क्या होता है, ग्लोब्यूलर। व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन इज coiled, ठीक है, coiled हो जाता है, टू गिव spherical shape, to give a spherical shape।
then protein is classified as globular proteins. ये पहला पॉइंट हो गया दोनों में। इसी की प्रॉपर्टीज लिखेंगे हम लोग। डन। वेरी गुड। अब देखिए दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम लोग कि ये जो फाइब्रस होता है वो वाटर में इंसॉल्युबल नहीं होता। तो पहले दूसरा पॉइंट इधर लिख लेंगे आप कि फाइब्रस प्रोटीन और insoluble in water। ये जो ग्लोब्यूलर होते हैं सॉल्यूबल होते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स और soluble in water और soluble in water। फिर थर्ड पॉइंट इधर लिख सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल में केराटीन हो गया, केराटीन प्रोटीन। ठीक है, ये जनरली हेयर में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन हेयर वैक्स वुल वुल सिल्क वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हेयर से वैक्स मुझे याद आ गया। तो ये कैराटीन प्रोटीन होता है इसका एग्जांपल। और इसकी एग्जांपल की जब बात करते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट में लिख लेंगे इसकी एग्जांपल इंसुलिन। इंसुलिन में क्या होता है आपका ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होता है। ठीक है, और भी लिख सकते हैं एल्बुमिन जो एग होता है, वाइट एग जो एग का वाइट पार्ट होता है वो एल्बुमिन होता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, इसी में एग्जांपल ही लिख लीजिए, खत्म हो गया। मायोसिन, मायोसिन प्रोटीन। ये जो मायोसिन प्रोटीन होता है प्रेजेंट इन मसल। आज अजीब सा प्रेजेंट इन मसल। ये तीनों पॉइंट। चलिए कंप्लीट करके कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे अभिनव? ये ब्लॉक के फिनिश कर देते हैं। तो फिनिश कर देंगे। आपके अभी में तो पी ब्लॉक नहीं आ रहा है ना? अभी टेस्ट कब है आपका? सर 27 के अराउंड है। 7 के अराउंड। ओके, हाँ हाँ बताया था आपने। तो ये वाला पी ब्लॉक तो नहीं आ रहा है ना? नो सर, बस बायोमोलिक्यूल और अल्कोहल और अल्कोहल हैलोजन। और यस सर। सही। डन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं हम लोग, देखिए अपने पास क्या आ जाता है यहाँ पे। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर आता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर आता है। तो हम बस अभी प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर ये ऑफ प्रोटीन, तो इसको बेसिकली डिफाइन कर लेंगे बस। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर की। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ये टी है।
refers to polypeptide polypeptide chain in which alpha amino acids are attached with each other by peptide linkage in a specific sequence. उसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग. अलानीन अलानीन है तो ALA ALA ALA. अब GLY आ गया तो GLY ALA. इसी को कहते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और ये प्राइमरी प्रोटीन है. ठीक है. ई ब्लॉक में हमने कहाँ तक किया था? सर ग्रुप 17 पे थे हम. ग्रुप 17 पे कहाँ तक? कुछ याद है आपको? नोट्स है आपके पास? सर वो दूसरी नोटबुक में एक बार देख के बता दूंगा. ओके, इसे लिख लीजिए. आज थोड़ा सिस्टम हैंग कर रहा है तो मैं कल पढ़ाऊंगा आपको 4 से 5:30. कल तक टाइम थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे ताकि ये चैप्टर मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ये भी हो जाए और 17 ग्रुप भी हो जाए. अपने पास बस 18 ग्रुप बचेगा एक. अभी आप देख सकते हैं कहाँ तक कराया था मैंने 17 ग्रुप में. यस सर, वही चेक कर रहा हूँ. ओके.